सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। आज वस्तुतः सार्थक संवाद का दिन है। सार्थक इसलिए है कि जिस परिवेश में और जिन परिस्थितियों में हम ये संवाद जिस शख्स से करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अरसे से इसकी जरूरत थी। आज रामनवमी है। रामनवमी मतलब राम जी का दिन। राम जी कौन? बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक। छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश पिछले 6 दशक से एक आतंक से पीड़ित रहा, जिसे हम नक्सली आतंक के तौर पर जानते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 24 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की धरती पर यह ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में इस तरीके से काम किया जाएगा कि 31 मार्च 2026 को यह देश छत्तीसगढ़ समेत नक्सली आतंक से मुक्त हो जाएगा। अमित शाह जी ने तो कह दिया, पर छत्तीसगढ़ में बैठे हुए लोगों को यकीन नहीं था। उम्मीद तो थी, पर यकीन इसलिए नहीं था कि नक्सली आतंक से यह प्रदेश हद से ज्यादा पीड़ित रहा था। ऐसे में उस दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई विष्णुदेव साय सरकार में गृह मंत्री की भूमिका निभा रहे विजय शर्मा जी ने। आज लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख रहा है और ऐसे समय पर हम उस जगह पर बैठे हैं जहां पर आने की भी हिम्मत वर्दीधारी भी नहीं किया करते थे। इस समय हम इंद्रावती के तट पर हैं। बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीचों बीच बैठे हुए हैं। अबूझमाड़ मेरी बाईं ओर मौजूद है। अगर आप देखेंगे उस अबूझमाड़ में जिसे बूझने की हिम्मत नहीं थी, वहां पर अब गाड़ियां भी जा रही हैं, लोग भी जा रहे हैं और बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। ऐसे माहौल के बीच में हमारे साथ इस समय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं। तो विजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत आभार। 31 मार्च 2026 में अब जब गिनती के दिन बचे हैं, उस समय हम ये बात कर रहे हैं। लक्ष्य के कितने करीब या लक्ष्य से कितनी दूर? मैं सोचता हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो ही गई है, बस फिनिशिंग का छोटा सा काम शेष रह गया है। एक बड़ा नाम जो शेष रह गया था वो कल उसका पुनर्वास हुआ अपनी पूरी टीम के साथ, पापा राव। और उसके बाद DKZC लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है जी। ऊपर के सारे लोग पहले ही समाप्त हो चुके हैं, नीचे के अधिकतम टीम खत्म हो चुकी है। मतलब आपको आंकड़े के आधार पर कहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 3000 लगभग लोगों ने पुनर्वास किया इस 2 वर्षों में ही जी। 2000 लोग गिरफ्तार हुए इन 2 वर्षों में ही और 535 न्यूट्रलाइज हुए जी। कुल मिलाकर ये संख्या जाती है 5500 की। 5500 संख्या इनकी थी और उस पूरी ही संख्या को टैकल कर लिया गया। आज जब हम रामनवमी के दिन यहाँ बात कर रहे हैं और भगवान राम का संदर्भ आपने कहा, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि बस्तर वो धरती है। भगवान राम अयोध्या जी से तो आ गए थे जी। माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था। दशानन था, 1000 पुत्र थे, लाखों की सेनाएं थी, स्वर्ण की लंका थी, चरणों पर शनि था। भगवान राम पदाति थे और उनको लड़ना था। मतलब रावण रथी विरथि रघुवीरा और देख विभीषण भयो अधीरा। वो विरथी थे, रथ भी नहीं था, लड़ना था उनको। अयोध्या जी से सेना आई नहीं थी। तो यही वो बस्तर है जहाँ के लोग भगवान राम के साथ चले और उन्होंने लंका पर विजय पाई थी। ये वो पराक्रमी बस्तर है। इस बस्तर में जो कुछ हो रहा था 50 सालों से, वो बहुत दर्दनाक है। नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे आईडी लगे थे। एक बच्ची है जिसको मैं जानता हूँ और उसने अपने आंगनबाड़ी के समीप एक टिफ़िन छू लिया था और वो टिफ़िन फट गया था। और वो बच्ची आज तक, उसका भाई भी लगभग अंधा है और वो बच्ची को भी लगभग थोड़ा सा दिखता है। ऐसे हजारों की संख्या में लोग जो आईडी के विस्फोट की चपेट में आए। सामान्य ग्रामीण जो पुलिस वालों के साथ, जो आर्म फोर्सेस के साथ इनकी लड़ाई, ये कहते हैं चलो छोड़िए आप उस बात। एक मादा भालू की कथा है, अभी अभी की बात है जी। और वो भालू जो है वो, उसके 2 शावक थे, वो आईडी की चपेट में आ गई, वो हिल नहीं सकी। वो तो आईडी से मर गई और उसके शावक भूख से मर गए भाई। ये कथा आईडी की है, अभी भी है। 31 मार्च तक हम कह रहे हैं कैडर खत्म हो रहा है। ये आईडी है, ये आईडी निकालना है, अभी काम शेष है। अभी भी हम ये जानते हैं कि इन लोगों ने कितने ही शिक्षा दूतों के गला रेत दिए, कितने ही
गांव के प्रमुखों को, चाहे पटेल हो, सरपंच हो, मार दिए उनको। अपनी सत्ता स्थापित करनी थी, इसलिए किया इस बात को। तो इन सारे ही बातों के बाद आज जब मैं आपके साथ बैठकर नवरात्रि के इस रामनवमी के दिन चर्चा कर रहा हूँ, इंद्रावती नदी का तट है। मैंने अनेक लोगों के इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले इंद्रावती के तट पर आप आराम से बैठ पाएंगे, और आज ये वही सुकून का दिन है। मैं आपसे निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि आज भी एक पुनर्वास हो रहा है जब मैं आपसे कह रहा हूँ, और सारे लोग अब पुनर्वास कर ही रहे हैं। सबसे संपर्क है। नियत समय 31 मार्च 2026 से पहले संपूर्ण इनका कैडर वापस आ चुका होगा, पुनर्वास कर चुका होगा, और अगर कोई नहीं आता है तो समय पूर्वक ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। थोड़ा अतीत के पन्नों को और पलटते हैं। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री के पद को सूली के पद के तौर पर हम लोग देखते थे। 2023 में भाजपा की सरकार बनी, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री पद संभाले, पर साथ साथ जब आपको पता चला कि गृह मंत्री का दायित्व भी आपको निभाना है, क्या लगा था? वो किसके षड्यंत्र के शिकार हो रहे थे विजय शर्मा? एक ये है, शेर है जी। और वो ये है कि लाई हयात आए गजले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले जी। तो वो मसला वैसा ही था कि बहुत दिनों से काम चल ही रहा था, और ईश्वर की दया से इस बार टिकट भी मिली और विधायक भी बन गए। पार्टी का निर्णय हुआ कि ये दायित्व संभालना है। तो जब दायित्व संभालना है, पार्टी का निर्णय हो जाता है, तो फिर भाजपा का सैनिक सोचता नहीं है कुछ, पर वो करना है, ऐसा होता। नहीं, दायित्व तो मिला, तब उस समय पे विचार क्या आया कि किन परिस्थितियों में क्या काम मेरे से आया, उस समय क्या लक्ष्य था, क्या सोच थी, और आज जिस मुकाम पर अपन दिख रहे हैं, दोनों में कितना अंतर दिख रहा है विजय जी? उस समय तो ये दिखता था कि ये जो कलंक है ये छत्तीसगढ़ के माथे से कैसे दूर हो, इस पर काम करने का अवसर आया है। और अनेक अवसर मेरे जीवन में ऐसे आए हैं, कभी किसी पुल का काम, कभी किसी नहर का काम, पहले पंचायती राज के समय काम करते करते, जो दशकों दशक पड़ा रहा, और ईश्वर की दया से उस काम के पीछे भिड़े और वो हुआ था। एक क्षण तो ज़रूर मुझे ये लगा कि ये क्या हुआ, दूसरा बिल्कुल ये लगा कि शायद मेरे लिए ही ऐसा है। और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरे देश का 75% था, और बस्तर में पूरे देश का 95% फोर्स बस्तर से ही जाता था। चाहे वो आप झारखंड में कोई पकड़ा जाएगा आर्म्ड फोर्सेस में उनके नक्सलियों के, वो बस्तर का होगा। इसलिए चुनौती भी बहुत बड़ी थी, इसको भी ये करना था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही एक भाषण में कहा था कि हम नक्सलवाद दूर करेंगे। सरकार बन जाने के बाद माननीय अमित शाह जी का जनवरी 2024 में पहली बार आगमन हुआ, ये दायित्व मिल चुका था। तो किसी का षड्यंत्र मुझे कहीं नहीं लगा, मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए काम। छत्तीसगढ़ में दो किस्म के लोग मिलते हैं, एक नक्सली प्रताड़ना से पीड़ित, दूसरे पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित। विजय शर्मा जी को दूसरी श्रेणी में हम देखते थे। आप तो खुद ही जेल याफ्ता हो लिए थे अपने राजनीतिक घटनाक्रम के चलते। जब सरकार बनी तो पुलिस महकमे की जिम्मेदारी आपके पास, उन पुलिस वालों से काम लेना कितना मुश्किल गया आपको, जिनके संदर्भ में आपके अनुभव इतने कटु थे अतीत में? मूलतः तो ये है कि काम करवा लेना राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही विषय होता है। मेरे ऊपर भी ऐसी धाराएं लगाई गई, ऐसे एफआईआर किए गए जिसका कोई आधार था नहीं। मतलब आर्म्स एक्ट के अंतर्गत धाराएं लगी, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगी, जेल में ही रख दिए। फिर मैं उसी जेल के निरीक्षण में भी गया और आज मुझे ये लगता है कि राजनीतिक शुचिता अगर हो तो विभाग काम अच्छे से कर लेते हैं। बस्तर में क्या बदला था? न अधिकारी बदले न कर्मचारी बदले, परिदृश्य पूरा बदल गया। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी का नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व, ये उनके ही मार्गदर्शन में सब कुछ परिवर्तन हो गया। ऐसे ही पुलिस महकमे में भी छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे काम हुए जो आज गिनाने लायक हैं, पहले कभी नहीं हुए। चाहे वो घुसपैठियों के संदर्भ में हो, हमने पकड़कर घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का काम किया है, चाहे वो कमिश्नरेट बनाने का काम हो, चाहे वो एनडीपीएस के दिशा में होने वाले काम हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल हर क्षण ये मानता हूँ, हर क्षण ये रियलाइज़ करता हूँ कि बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। चलिए अब अपन मूल मुद्दे पर आते हैं, जो नक्सल के संदर्भ में। नक्सल मुक्त देश हो,
नक्सल मुक्त प्रदेश हो। ये अभिलाषा हर सरकार ने जताई, हर नेता ने जताई, पर लक्ष्य प्राप्ति जो है इस दौर में हो पा रही है। पहले में और अब में कार्य पद्धति में क्या ऐसा अंतर रहा जिसमें इच्छा तो रही पर लक्ष्य प्राप्त नहीं होता था। इस बार इच्छा रही, लक्ष्य निर्धारित हुआ और लक्ष्य प्राप्त होता हुआ भी दिख रहा। ये लक्ष्य का प्राप्त होना एक विषय है, परंतु मैं बिल्कुल ये मानूंगा कि सभी ने काम किया था और लंबे समय से इस पर काम हुआ है। जो फोर्सेस डेवलप हुए थे वो पुराने समय से भी डेवलप हुए थे। स्ट्रैटेजिकली कुछ चेंजेस थे वो जरूर किए गए अभी। अप्रोच जो मल्टी डायमेंशनल होना था वो ज़रूर हुआ अभी, लेकिन जो मूल विषय था इस पर काम करने का वो सभी ने काम किया। उसमें ये कहना कि अभी ही सब कुछ हो गया, ये नहीं, मेरा सवाल ये कि ऐसा क्या पद्धति में बदलाव हुआ जिसके चलते ये परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। भाई कोशिश तो पहले भी थी, इच्छा पहले भी थी, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था पूर्ववर्ती सरकारों की भी थी, पर ये तो आप इत्तेफाक रखेंगे ना। ऐसा कहीं होता है क्या कि एक तारीख दे दी जाएगी, इस तारीख तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आए, ऐसा तो जोशी करते हैं कि भाई ये तारीख से आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा, पर प्रदेश का या देश का चरित्र बदल जाएगा। अद्भुत है, ये बात तो अद्भुत है। मतलब ये अभूतपूर्व है। मैं सोचता हूँ कि और कभी क्या होगा जी। मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पूछा भी था कि आपने किस आधार पर ऐसा कह दिया जी। उन्होंने बहुत पुख्ता आधार भी बोले उस बात के, तकनीकी आधार कहे उस बात के, और साथ ही साथ ये कहा कि विश्वास कर कर चलो, अगर ये टाइमलाइन फिक्स नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा। आज मुझे ये बात ज़रूर समझ में आता है कि अगर उस दिन 24 अगस्त 2024 को ये ना कहा गया होता कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, अगर ये ना कहा गया होता तो आम जनता के मन में बस्तर में विश्वास ही पैदा नहीं होता। आम जनता सामने उठ करके नक्सलियों के इस पूरे ही कैडर को पुनर्वास करने के लिए न कहती, ये न कहती कि ये गलत हो रहा है। जनता के मन में ये रहता हमेशा कि ये नक्सली और पुलिस के बीच की लड़ाई ये चलती रहेगी। लेकिन जब डेडलाइन फिक्स हुआ तो एक रणनीतिक परिवर्तन उसमें आ गया, और ये रणनीतिक परिवर्तन बस्तर की आम जनता के मन में नहीं, मैंने अनेक प्रदेश जो भाजपा के हैं, भाजपा के नहीं हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से भी सुना है कि 31 मार्च 2026 तक हो जाएगा। अब मैं ये भी सुनता हूँ जब नक्सली वापस आते हैं और उनसे बातचीत होती है मेरी अनेक लोगों से, तो वो ये भी कहते हैं कि भाई 31 मार्च तक तो आना ही था जी। सबने मान लिया कि 31 मार्च 2026 तक देश में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। अच्छा, 24 अगस्त 2026 को जब अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की धरती पर कहा कि 31 मार्च 2026 को हम देश को छत्तीसगढ़ समेत नक्सल मुक्त कर देंगे, सशस्त्र नक्सल मुक्त कर देंगे, कितनी दहशत में आए विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी। नेताजी कहाँ फंसवा दे रहे हैं। नहीं, संकल्प लेने के लिए साहस की जरूरत होती है जी, और उस साहस को धरातल पर उतार लेने के लिए सामर्थ्य की जरूरत होती है जी, और अमित शाह जी सामर्थ्यवान पुरुष है। जी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त हुई है। अगस्त से पहले ही मैं असम गया था, उन्होंने कहा था, मैं असम गया था, देख कर आया था कि किस तरीके से वहाँ बल्क में पुनर्वास हुए, ग्रुप में पुनर्वास हुए। और वहाँ BTR गया था, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन उनका है, तो बोडोलैंड के सारे लोगों से मिला, उनके पुनर्वास केंद्र देख कर आया था, सब में देख कर। और उसके बाद मुझे ये भी ध्यान था कि किस तरीके से अब देश के अंदर बम नहीं फूटते हैं, आतंकवादी वैसे हमले नहीं करते हैं जैसे पहले किया करते थे। अब वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी, दोनों आंखों के बीच में गोली मार दी जाएगी, ये स्पष्ट। तो उनके सामर्थ्य पर पूरा विश्वास भी था। और छत्तीसगढ़ की सरकार तो कृत संकल्प थी ही कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए। कोई भारत के संविधान को चुनौती देता बैठे प्रदेश में, ये संभव नहीं है। और इसलिए ये अपॉर्चुनिटी ही लगा उस समय जब उन्होंने कहा, तो समझने में 2 दिन जरूर लगे जी। लेकिन अविश्वास का विषय नहीं था। तो थोड़ा राज की बात भी बताओ विजय जी। नहीं बताना, उन्होंने केवल तारीख दी या तारीख के बाद में ये तारीख तक काम हो जाए इसके लिए भी कुछ आप लोगों को दिया? एग्जैक्टली। आपने एक प्रश्न प्रारंभ में ही किया कि क्या ऐसा स्ट्रेटेजिक चेंज हुआ जिससे ये परिणाम हुआ। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, चूँकि अब हम अंतिम पड़ाव पर ही हैं और प्रयास सभी सरकारों ने किया, सभी फोर्सेस ने किया, सभी ने शुरू से ही किया इस पर काम हो जाए। स्ट्रैटेजिक चेंज वो ये है कि यहाँ पर अभी जो ऑपरेशंस हुए वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस के माध्यम से हुए। ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस को भी बढ़ाया गया, वो पहले भी था,
लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस कुछ ऐसे हैं विषय जो अपन 31 के बाद शायद कभी चर्चा करें। जी तो परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, उन ऑपरेशंस में गलती नहीं रही। जी दूसरा, अप्रोच मल्टीपल डायमेंशन पर हुआ। अप्रोच यानी कि बस्तर के युवाओं को स्पोर्ट्स पसंद है, तो हमने यहाँ पर बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किया, सरकार ने किया, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के आतिथ्य में सब हुआ। ऐसे ही बस्तर में मूलतः अगर आप कहें तो आदिवासियों के जीवन में आप कह सकते हैं कि संस्कृति ही धर्म है और धर्म ही संस्कृति है। ये भारत का मूल सिद्धांत ऐसा है, क्योंकि हम संस्कृति से पृथक और कुछ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर संस्कृति का विषय बहुत बड़ा है। अनेक जनजातियाँ हैं, उनके अपने परिधान हैं, गीत हैं, संगीत हैं, वाद्ययंत्र हैं, उनके पेज हैं, उनके खाद्य पदार्थ हैं, सब कुछ है। इन सबका संगम बस्तर पंडुम, ये पूरे ही माने राष्ट्रपति महोदया का इसमें आगमन हुआ जी। तो यह भी बस्तर के संस्कृति के उन्नयन के लिए, इसके परिवर्धन संवर्धन के लिए वह भी किया गया। साथ ही साथ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को एकत्रित करके इस बात के लिए तैयार किया गया। एलवद पंचायत नामक योजना चलाए हम लोग, जिसमें हम लोगों ने कहा कि भाई हम ये कहेंगे कि ये पंचायत है, सभी पंचायतों के लिए नहीं, ये पंचायत हैं। अगर इस पंचायत में आप अपने पंचायत में चर्चा करके सबको वापस लेकर आते हैं, पुनर्वास कराते हैं, क्योंकि इनका कैडर नीचे तक होता है। ये ऊपर का जो कैडर हम देखते हैं सशस्त्र वाला, उससे नीचे भी कैडर होता है। मिलिशिया होते हैं, जनताना सरकार होती है, जनताना सरकार के अनेक ग्रुप होते हैं, इसमें महिला संगठन है, युवा संगठन है, क्रांतिकारी किसान संगठन है, आदि आदि अनेक संगठन। तो इन संगठनों के लोगों को भी समझाकर और पुनर्वास कराते हैं। तो ये जो पुनर्वास होगा उसके बाद आप अपने पंचायत में प्रस्ताव कर देते हैं कि हमारा पंचायत नक्सलवाद संगठन से मुक्त हुआ, तो आपके पंचायत को 1 करोड़ देंगे। 2 पंचायतें आई सामने, हमने उनको दिया भी, काम भी दिया। अभी कुछ और अंतिम इस विषय पर काम चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, अध्यक्ष भी, सदस्य भी, इन लोगों ने भी माहौल बनाया। इनफैक्ट लोगों को लेकर आए और पुनर्वास कराए जी, पंचायती राज की जनप्रतिनिधि। पत्रकारों ने तो गजब ही किया है, वो सब हमको मालूम है। बहुत सारे पत्रकारों ने काम किया इसमें, और बहुत सारे पत्रकारों ने काम करके, चाहे ये बड़ा 210 का सिलेंडर हो या पुनर्वास हो या अन्य जो पुनर्वास हैं, उस पर काम किया। उन्होंने भी इसमें काफ़ी भूमिका निभाई। अनेक समाज के प्रमुखों ने भी, दोरला समाज, हमारे माड़िया समाज, मुड़िया समाज, गोंड समाज, इनके प्रमुखों से भी मेरी बातचीत लगातार होती रही। इन लोगों ने भी पुनर्वास कराने के लिए संपर्क किया, समझाया और अपने साथ लेकर आए और पुनर्वास कराए जी। ये मल्टीपल डायमेंशन पर जो अप्रोच रहा, सरकार ने अपनी नीतियां बनाई जी। और सबसे बड़ा पराक्रम जिसका रहा वो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का रहा, जिनकी भुजाओं की ताकत पर यह इतिहास लिखा गया है। अच्छा, आपने सबका सहयोग की बात कही, इसने दिया, उसने दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका रही, खासतौर पे कांग्रेस की क्या भूमिका रही? मुझे तो आश्चर्य होता है उनसे। मैंने तो सदैव यही कहा है कि सबने सहयोग किया है जी। और इस सहयोग पर मैं अभी केंद्र के सहयोग की बात आपसे नहीं कह पाया, मैंने बस्तर की बात की जी। केंद्र के भी अनेक, जैसे NTRO है, DRDO है, ITBP के टेक्निकल सेक्शन है, या फिर हमारे NSG का बम डिस्पोजल स्क्वाड है, सबने काम किया है। अब इतने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारे, यह भी मैंने सदैव कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व झीरम में समाप्त हुआ था जी। मैंने कहा कांग्रेस भाजपा नहीं कहा भाई मैंने, लेकिन फिर भी सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए अगर ऐसे मुद्दों पर भी विरोध किया जाता है तो बहुत कष्ट होता है। इसमें कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ऐसा किया, परंतु बस्तर के नेताओं ने तो खुलकर सदन में भी कहा कि हमारे यहाँ शांति हुई है। तो ये दीपक बैज को क्या आप बस्तर का नेता नहीं मानते? दीपक बैज जी ने तो कल ही आपके सरेंडर पर सवाल उठाए, बोले डील क्या हुई है, क्यों नक्सली इतने। अब मैंने तो सदैव कहा कि मैं दीपक बैज जी का भी सम्मान करता हूं, परंतु अगर ऐसी बात हो रही है जी, अगर ऐसी बात हो रही है, अगर की बात क्या है, आपकी जानकारी में होगा, गृह मंत्री हैं आप, बयान आपकी निगाह से गुजरे ही होंगे, तो हम कोई रसूद घाटा थोड़ी कर रहे हैं आपके सामने। इसके लिए ना बस्तर की जनता उनको माफ नहीं करेगी जी, बस्तर की जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, आज बस्तर में लोग खुलकर हंसने लगे जी। आज बस्तर के गांव में जब आप जाएंगे तो लोग अपनी बात करने लगे हैं, रोड चाहिए हमको या स्कूल चला, ये होने लगा। अभी 1 साल पहले ही जब वहां पर जाया करते थे तो कोई मांग नहीं होती थी, एक कागज नहीं आता था आपके पास। आज ये सब खोज होने लगा, और जब ये सब इतना बड़ा परिवर्तन होने लगा है, और तब अगर ऐसी बातें कही जाएंगी, मैं सोचता हूँ कि ये मानसिक दिवालियापन है। अच्छा, आपकी नीतियों में भूपेश बघेल जी ने क्या भूमिका निभाई?
ये सवाल इसलिए है कि अक्टूबर 2025 में भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि लोग तेलंगाना में सरेंडर कर रहे हैं, भूपति जो है गढ़चिरौली में सरेंडर कर रहे हैं, गतिविधियां उनकी छत्तीसगढ़ में रही, सरेंडर दूसरी जगह कर रहे हैं। और अब मार्च में दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा सरेंडर क्यों हो रहे हैं। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक में क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस के दो शीर्षस्थ नेताओं के बयानों में इतना बड़ा अंतर्विरोध दिख रहा है? उनका परस्पर अंतर्विरोध तो है ही है, जी। बयानों में उभर कर सामने भी आता है। और इस पे जो तेलंगाना का भी सही आता है कि तेलंगाना या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में जाकर करते हैं, इनके अपने अपने कारण होते हैं। हर एक ग्रुप जो कहीं पर पुनर्वास करता है, छत्तीसगढ़ में पुनर्वास और कहीं सरेंडर करता है, उसके अपने अपने कारण हैं। जी। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों ने सरेंडर किया, वो रहने वाले तेलंगाना के हैं, लेकिन यहाँ पर पुनर्वास किया। सीसी मेंबर लेवल के लोग छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किए। तो दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। जिनको पूरा ध्यान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं। अपेक्षा लेकिन जनता की ये होती है कि अगर आपने प्रदेश का नेतृत्व संभाला है तो कम से कम ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। दीपक बैज जी का विशेष रूप से मैं कहता हूं कि उनको इस तरह के बयान से बचना ही चाहिए। एकदम सलाह है मेरी उनसे। बस्तर की जनता माफ़ नहीं करेगी अगर आप इतने बड़े पराक्रम को जो हमारे सैनिकों ने, जवानों ने किया, जो बस्तर की जनता ने किया, उसको अगर आप कोई डील कहेंगे तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है आर्म्ड फोर्सेस का, बहुत बड़ा अपमान है बस्तर की जनता का, बहुत बड़ा अपमान है इस पूरे ही अभियान का। जैसे उरी के बाद कहा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा, वैसे ही इसमें कर रहे हैं। एक जो बात समझने की है विजय भाई आपसे, एक है सशस्त्र संघर्ष, दूसरा है वैचारिक संघर्ष, एक है नक्सली, एक है अर्बन नक्सली। इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं? सशस्त्र जीत रहे हैं, वैचारिक में कहाँ खड़े हैं आप? इधर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, पर जिन्हें आप अर्बन बताते हैं उस पर क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी देंगे। सरकार के नाते केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का बहुत स्पष्ट मत है कि बंदूक लेकर आप जंगल में नहीं घूम सकते, आप हमारे शिक्षा दूतों के गला नहीं काट सकते, आप आईडी नहीं बिछा सकते, आप स्कूलों को बम से नहीं उड़ा सकते। अब इसके बाद शस्त्र छोड़कर और इन असंवैधानिक कामों को करने को छोड़कर आप क्या करेंगे राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, ये आप और जनता जानेंगे। जनता जनार्दन है, अंतिम निर्णय जनता करेगी। अगर इनको जाना है अपने विषय को लेकर जनता के बीच, ये जाए। अगर लोकतंत्र है, बहुमत होता है, तो अपने विचार लागू करेंगे, परंतु इसका निर्णय जनता के हाथ में है। मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो हत्याएं और हिंसा का मार्ग है, ये हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है और संविधान का ही आधार है। आज सरकार इतना कवायद कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, या हमारी राज्य की सरकार है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हम पूरी ताकत से कोशिश क्या कर रहे हैं? यही कोशिश कर रहे हैं कि भारत का संविधान लागू हो। और भारत का संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वैचारिक तौर पर जनता के बीच जाकर के आप अपना विषय रख सकते हैं। तो ये बड़ी संख्या में जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या है? पुनर्वास के लिए पर्याप्त, देखिए बहुत बड़ी संख्या, लगभग आधी संख्या मैं आपसे कहूँ जी, 3000 में से 1200 तो ऐसे होंगे जो निरक्षर हैं जी। अब इससे ये समझ में आता है कि किस तरीके से ले जाया गया, किस तरीके से समझाया गया, किस तरीके से काम किया गया। इनकी साक्षरता के लिए, इनके कौशल उन्नयन के लिए, और कौशल उन्नयन पूरे सभी लोगों का कौशल उन्नयन का काम, इनके कागजात बन जाएं, इनका खेती शुरू हो जाए, खेती के साथ कोई और वैल्यू एडिशन शुरू हो जाए, इनका बकरी पालन है, गाय पालन है, या मछली पालन है, या जो भी ये सोचते हैं वो गाय एक आध गाड़ी चलाना चाहें। नौजवान सारे ड्राइवरी सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख रहे हैं। कौशल उन्नयन भी करना और इनको इकोनॉमिकली रिहेबिलिट करना, ये ज़रूर हम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सामाजिक तौर पर भी इनका पुनर्वास हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ में सारे ही देश से एकदम पृथक जी, जब पुनर्वास होता है तो समाज के प्रमुख उनको स्वीकार करते हैं। मंच पर समाज के प्रमुख होते हैं, मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी, जो बस्तर के प्रमुख हैं, वो उनको स्वीकारते हैं। बस्तर का समाज उनको स्वीकारता है। पुनर्वास का ये अर्थ सामाजिक पुनर्वास भी हो, आर्थिक पुनर्वास भी हो,
पूरी कोशिश इस बात की है कि मानसिक पुनर्वास हो। देखिए, इन लोगों पर तो बड़े गंभीर किस्म के मामले हैं। हत्याओं के संदर्भ में ये लोग आरोपी हैं। दुर्दांत नक्सली कहकर समाज ने इनको देखा है, पुकारा है। तो इनको इनके किए की कोई सजा वजा का प्रावधान नहीं है। मतलब चूंकि इन्होंने हथियार छोड़ दिया तो इसलिए तुरंत मुख्य धारा में आप स्वीकार कर रहे हैं। जोखिम थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? बड़ा है, और 4 महीने इनको साथ रहना होता है। उसके बाद फिर अलग अलग और प्रक्रियाएं हैं इनको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की, और प्रकरण इनके हैं अभी पंजीबद्ध। कालांतर में इतने सालों के बाद इन प्रकरणों को वापस लेने की प्रक्रिया सबकी की जाएगी, जब अगर उनका पूरा रिकॉर्ड ठीक होता है तो इस तरह से। लेकिन समाज की इस इंसर्जेंसी का क्या करेंगे जिसमें 6000 लोग एक साथ अगर जुड़ गए, तो अब क्या करेंगे इसका? ऐसा है मसला। तो फाइनली भ्रमित कर ले जाया गया था, और आज अगर पुनर्वास कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और समाज ने स्वीकार लिया है, तो तकनीकी तौर पर भी, कानूनन भी इसको। आपका निजी अनुभव क्या है? ये क्यों वापस आ रहे हैं? आपकी बंदूक की गोलियों में जोर ज्यादा आ गया इसलिए वापस आ रहे हैं? आपके कामों को देखकर इनके हृदय में करुणा उमड़ आई है इसलिए आ रहे हैं? या कुल मिला के इन्हें अभी अपना वक्त खराब दिख रहा है इसलिए तात्कालिक रूप से वापस आ रहे हैं? कुछ पुनर्वासित नक्सलियों के बयान में ये बात भी आई कि अभी समय नहीं है इसलिए वापस आ रहे हैं। आर्म्ड फोर्स के हमारे जवान हैं, उनकी भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है, यह भी सत्य है। और इन सारी बातों के साथ साथ यह भी सच है कि बस्तर की जनता ने अब चाह लिया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। बस्तर की जनता ने चाह लिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने चाह लिया। यह भी ठीक है कि लोगों अनेक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हुए, वह भी उसका कारक बना। ऐसे अनेक बातें कारक बनी, किसी एक बात को ही पूरा श्रेय नहीं जाता। हाँ, ज़रूर ये बात है कि हमारे आर्म्ड फोर्स के जवानों को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी व्यक्तित्व को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी? इसने भी कोई भूमिका निभाई आदिवासियों में लोकतंत्र के प्रति, वर्तमान व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा कराने में? माननीय विष्णुदेव साय जी का सौम्य चेहरा, उनकी सहजता, सरलता, ये सबके ध्यान में, सबके ध्यान में। उन्होंने स्वयं ही बस्तर में प्रवास किए जी, और लोगों को ये विश्वास आया कि भाई हमको जिस बात के लिए भ्रम फैलाया जाता था वो तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने घूम घूम कर यह भी बताया कि बस्तर में 1865 ग्राम पंचायतें हैं। सारे ही ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति समाज के ही लोग सरपंच हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। 32 जनपद पंचायतें हैं। जनपद पंचायतों में अध्यक्ष जनजाति समुदाय के लोग ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। 7 जिला पंचायत है, उसमें भी जनजाति समुदाय के लोग ही अध्यक्ष हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। 12 विधायक हैं, उसमें 11 जनजाति समुदाय से हो सकते हैं। 2 सांसद हैं, वो भी जनजाति। फिर भ्रम कहाँ है? फिर कोई कैसे ये कहता है कि आदिवासियों से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? भाई सब तो आप ही को करना है। और मुखिया भी हमारे प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी। तो कहाँ है लाइन, कहाँ कटती है? तो अनावश्यक लोगों के बीच में जो भ्रम पैदा किया जाता है, वह भ्रम भी इसका कारक बना था। अच्छा, विजय शर्मा जो है, जो छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो केवल गृह मंत्री नहीं है, वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। और पिछले 2.25 साल से चर्चा जो रहती है वो केवल गृह मंत्री के तौर पर उनके कामकाज की रहती है। अब जब ये लक्ष्य पूरा हो रहा है, आपके अनुसार भी वो परिवेश भी दिख रहा है, तो पंचायत मंत्री के तौर पर भी एक पहचान बने, ग्रामीण विकास के संदर्भ में भी कुछ जिक्र आपके साथ में आए, इसके लिए कुछ योजना है? नक्सल प्रभावित इलाकों के संदर्भ में कुछ योजना है? कोई मन में अभिलाषा है, या गृह मंत्री के तौर पर ही इतना मजा आ रहा है कि बाकी के संदर्भ में देखा जाएगा? दायित्व है चाहे जिस पर भी हो जी। आप तीसरा मेरा विभाग भूल जाएंगे शायद, मैं पहले वो इसको बता देता हूँ। वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हम साइंस सिटी खोलेंगे जी, रायपुर में। उसकी तैयारी हो गई, साइंस सिटी होगा पूरा प्रदेश में। दूसरा, उसके माध्यम से एक योजना ला रहे हैं जो विज्ञान तीर्थ दर्शन है जी। तो जिसपे हमारे होमी जहांगीर भाभा हैं, मेघनाथ शाह हैं, हमारे रामानुजन जी हैं, ऐसे जो हमारे वैज्ञानिक हुए भारत के, उनके स्थानों पर जाकर के वो तीर्थ हमारा बने, हमारे युवा वैज्ञानिकों का, उस पर भी काम कर रहे हैं। पंचायती राज के लिए अगर काम करने का आप इसे कहेंगे तो हमने महतारी सदन बनाया है, क्योंकि माताओं बहनों को रुकने की व्यवस्था नहीं थी। क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है हमारा, क्लस्टर लेवल है महिला स्व सहायता समूह, उस पर काम हुआ है।
उस पर काम इतना हुआ है कि दीदी के गोठ अब चलता है। पूरे मैंने 2,69,000 हमारे महिला स्व सहायता समूह है, जिसमें 30 लाख महिलाएं जुड़ी। ये 30 लाख महिलाओं का पूरा ग्रुप प्रदेश में है। उनके लिए अब दीदी के गोठ अभी शुरू कराया गया है और दीदी के गोठ के माध्यम से ये सारी महिलाएं अपनी ही उपलब्धियों का बयान करती हैं और सब सुनती हैं। 8 लाख महिलाएं जो है वो अभी लखपति दीदी बनी है। उनका सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, और जब वो मंच पर आकर बोली तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमको करोड़पति बनना है। उनका भाव बहुत बड़ा है। महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से बस्तर में भी काम करने की कवायद हम कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बस्तर में महिला स्व सहायता समूह बनाकर, क्योंकि बस्तर में जो इकोनॉमी है उसके मूल वाहक तो माताएं बहनें हैं, और यहाँ पर भी महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से सारे ही काम संग्रहण का, भंडारण का, प्रसंस्करण का, विपणन का, ये उस पर काम कर रहे हैं। गांव के लोगों को छोटे छोटे भुगतान के लिए शहर जाना पड़ता था। 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे बैंक होता था, बैंक में भीड़ होती थी, वापस आ जाते थे। तो माता बहनें अपने महतारी बंधन का पैसा नहीं निकाल पाती थी, किसी और को देती थी तो पैसा आधा घर में आता था। अब हर एक पंचायत में हम अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से राशि वो निकाल सकती हैं अपना। 6000 पंचायतों में हमने इसको शुरू कर लिया है, और 6000 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से, चाहे वो महतारी बंधन की राशि हो, किसान सम्मान निधि की राशि हो, दिव्यांगता का पेंशन हो, या विधवावस्था पेंशन हो, कोई भी पेंशन की राशि, ये सारी ही राशि का निकालना पंचायत में होता है। बैंक में भीड़ कम हो जा रही। नहीं, लेकिन मेरा जो ये सवाल था उसका एक कारण था। जैसे कल आप इस कैंप में आए, सबसे पुराना कैंप है, और लोग बता रहे थे कि पहले गृह मंत्री हैं जो उस रोड से गुजरने की हिम्मत कर पाए, वो मांड के तरफ से कौन सा इलाका है। आप सुबह जब हमें बता रहे थे कि ये अबूजुमाड़ है, यहाँ पर साल भर पहले लोग घुसते भी नहीं थे। तो एक लंबा चौड़ा इलाका ऐसा है जो मुख्य धारा से कटा रहा है, शासन की व्यवस्थाओं से कटा रहा है। अब जब ये इलाके खुले हैं तो क्या बतौर पंचायत मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, यहाँ के लिए एक अलग से योजना की जरूरत आप महसूस नहीं कर रहे? जो 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक से कटा हुआ इलाका है, वहां पर बाकी प्रदेश में जो काम चल रहा है उसी अनुसार यहाँ पे भी काम होगा, या विजय शर्मा जी, विष्णुदेव साई जी को लगता है कि नहीं, यहाँ के लिए अतिरिक्त फोकस के साथ काम करना है? जिन्होंने हथियार आज से 4 दशक पहले उठाए, 3 दशक पहले उठाए, वो फिर से हथियार न उठा लें, इसकी कोई चिंता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं तो पूरे प्रदेश में पंचायत राज के काम आपको गिनाने लगा था, परंतु पंचायत राज के माध्यम से इन क्षेत्रों में क्या काम होना है, ये बहुत पिन पॉइंटेड चीज़ है, और आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए मैं तो काम के लिए तैयार हूँ और योजनाएं भी कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा मार्गदर्शन है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी बड़ा मार्गदर्शन है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा बस्तर जो है 7 जिलों का संभाग, ये बस्तर देश के सर्वाधिक उन्नत आदिवासी संभागों में से एक बनेगा, ये भी कहा। और यह भी कहा है कि राशि का कोई विषय ही नहीं है, पूरी भारत की सरकार तैयार है। बजट में प्रावधान देखा भी हमने, और पूरे ही बस्तर के इस योजना को कि लघु वनोपजों के माध्यम से आर्थिक उन्नति कैसे हो और उसके लिए कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, वो भी चुन करके जगहों का सर्वे होना बेहाल दूसरा होगा, लेकिन सर्वे कराना और पंचायतों के माध्यम से वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ करा लेना, ये सब बड़ा चुनौती भरा है। लेकिन ये सब कुछ होगा वैसे ही जैसे कि नक्सलिज्म समाप्त हुआ है। एक विषय और समझने का है, छत्तीसगढ़ में नक्सली, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, पर चेहरा उभर का आ जाता है केवल बस्तर का। और एक और जिला है जिसके आप प्रभारी मंत्री भी हैं, मोहला मानपुर, वो भी नक्सली आतंक से लंबे समय से ग्रसित रहा है। पर जितना भी फोकस सरकार का दिखता है, केंद्रीय नेतृत्व दिखता है, सब बस्तर पे ही आ जाते हैं। आपके प्रभार का जिला है मोहला मानपुर, उसको लेकर भी कोई कल्पना, उसकी चुनौतियों को लेकर कोई विजन विजय जी के अंदर? वहीं तक क्यों, कवर्धा भी वो जिला है जहाँ मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ, तो मुझे ध्यान है कि बांधा नामक गांव था और उस गांव से आगे केसदा, झंडी, बांधा ऐसे हैं। तो मुझे मैं रात में नवरात्रि के समय ही दुर्गा माता के दर्शन के लिए गया था उस गांव में, तो बोले आगे नहीं जाना है क्योंकि आए हुए हैं। ये घटना मुझे याद है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का विषय। तो कवर्धा भी वैसा है, खैरागढ़ भी वैसा है, राजनांदगांव है, मानपुर मोहला, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, ये सारे जिले जो हैं ये सब प्रभावित है। लेकिन अब इन पूरे ही जिलों में
एक भी कोई परेशानी नहीं रह गई। जी और बस्तर का विषय इसलिए ज़्यादा आता है कि बस्तर का मैं आपको कहूँ कि बीजापुर और सुकमा के बीच का जो एरिया है, जी ये जो बीच का एरिया है, इसने 80% फोर्स को जो नक्सली पूरे देश में जी जहाँ पर भी रहे, आपको उड़ीसा में कोई मिलते हैं तो यहाँ के लोग मिल जाएंगे, आपको झारखंड में मिलते हैं तो यहाँ के लोग मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में यहीं के लोग मिल जाएंगे। सारे देश को अगर इनके आर्म्ड फोर्स सप्लाई करने वाला, मैन पावर सप्लाई करने वाला कोई था तो वो बस्तर ही था। पूरे देश का 75% बस्तर में था और पूरे छत्तीसगढ़ का तो 90% बस्तर ही था। इसलिए बस्तर में थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ समाज के लोगों ने बहुत काम किया और क्षेत्र के विशेष जब चिन्हांकित हुआ उन लोगों ने भी काम किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूसरा कोई क्षेत्र ध्यान में नहीं है, लेकिन बस्तर की विशेष चिंता इसलिए है क्योंकि भगवान राम की भूमि है। अभी जो नक्सली आ रहे हैं वो अपने साथ हथियार भी लेकर आ रहे हैं। नक्सलियों को क्या करेंगे इसको लेकर तो आप विजन बताते हैं। ये जो हथियार आ रहे हैं इनके संदर्भ में क्या योजना है? गोदामों में सड़ाएंगे या किसी उपयोग में लाएंगे? आपके हथियार जब लूट के ले गए तो वो आपके खिलाफ काम आ गए। इनके जो हथियार आ रहे हैं AK-47 7 रूपेश के साथ में आई, कल भी कुछ AK-47 पता चला इन 7 राइफलें आई। इनके उपयोग के संदर्भ में कुछ प्लान बना पाए या गोदामों में ही डाल दिए जाएंगे? जो 210 पुनर्वास हुआ था रूपेश का, उसमें 21 AK-47 आए थे और कल जो आए वो 8 AK-47 आए। तो AK-47 है, इंसास है या 303 है, सिंगल शॉट है और BGL लॉन्चर्स भी आते हैं, ऐसे सारी चीज़ें आती। इसमें जो AK-47 और दूसरी चीज़ें हैं वो तो पुलिस प्रशासन से ही लूटी हुई लगभग चीज़ें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अन्य प्रदेश हो, कहीं ना कहीं हो। एक एक की मैपिंग हो रही है जी ये हथियार कहाँ का है, कब हमारे से लूटा गया था और कब ये अभी जो वापस आया तो अब ये कहाँ परिस्थिति, पहले पूरी मैपिंग हो जाएगी। सारा हथियार जो गया है वो वापस आ गया है ये सुनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद इसका निर्णय होगा कि करना क्या है, और वो भी निर्णय थोड़ा बड़े स्तर पर। और विजय शर्मा जी तो जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं, हमारे जीवन में क्या घटता है इसे जानते समझते हैं। उन्होंने देखा है मालखाने में सड़ते रहते हैं ये हथियार। कीमत है, आप तमाम किस्म के नवाचार कर रहे हैं, इस दिशा में ध्यान नहीं जाता? अमित शाह ज्यादा सक्षम व्यक्ति आपको जो है पेरेंटर के रूप में मिला हुआ है, इस दिशा में कुछ करने का इरादा? निस्संदेह जैसे हथियार आ रहे हैं तो जमा होने के बाद, और AK-47 तो आज तक की दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वचलित जो हथियार है, खराब भी नहीं होता है जी, तो वो काम का आ ही सकता है, लेकिन निर्णय हुआ नहीं है कुछ। आपने अच्छा बिंदु उठाया है, मैं ज़रूर इस पर काम करता हूँ। तो अब थोड़ी फुर्सत हो गई होगी, काफी लंबे समय तक आप जूझ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के संदर्भ में कुछ फैसले लेने की उम्मीद करें? 1.25 साल से प्रभारी DG के भरोसे चल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी चिल्ला रहा है, UPSC भी पत्र लिख रहा है, क्या उम्मीद करें विजय भाई? निस्संदेह इन सारे ही विषयों पर फैसला किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके मार्गदर्शन के आधार पर इस पर ज़रूर फैसला कर लेंगे। नहीं, लेकिन अब मतलब थोड़ी फुर्सत मिलेगी? नहीं, फुर्सत तो पहले भी थी इन कामों के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूर मैं इस पर शीघ्र फैसला करके, और काफ़ी दूरी तक मैं सोचता हूँ कि ये सरकार विष्णुदेव जी की जब है तो पुलिसिंग का मामला भी बहुत ऊंचाई तक पा जाए, ये कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो अब 6 जिले कागजों में नक्सल हिंसाग्रस्त हैं। 31 मार्च 2026, 4 दिन बहुत मुश्किल बचे हैं। हम तो केंद्र से आग्रह करेंगे कि इसको नक्सलग्रस्त न रखा जाए, इन जिलों को मुक्त कर दिया जाए। तो फिर जाके ये जो बड़ी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स इधर उधर ये बिखरी तो हुई है, ये इसके संदर्भ में क्या ये तो योजना? एहतियातन है, एहतियातन होना ही चाहिए। अभी तो ID बिछे हुए हैं। भविष्य को लेकर क्या योजना है इसके संदर्भ में? 1 साल के समय के बाद मैं सोचता हूँ कि इनके वापसी की भी प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि एरिया डोमिनेशन, अब देश के दूसरे क्षेत्रों में सेवा करेंगे, सेंट्रल के फोर्सेस हैं, हमारे CRPF के ही 35,000 जवान हमारे प्रदेश में हैं। जी, इतनी बड़ी संख्या है और ये जाकर दूसरे क्षेत्रों में सेवा करेंगे देश की। बस्तर में अगर नक्सलवाद ना हो तो एक थाने में साल भर में 2 प्रकरण ना आए, इतना शांत क्षेत्र है। और हमारे लोकल पुलिस एरिया डोमिनेशन करें और लोकल पुलिस इसको मॉनिटर करें, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ये जो फोर्सेस हैं इनका बड़ा आभार है, बड़ा अभिनंदन है, और देश में अन्य क्षेत्रों पर आगे बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, यह भी पूरी उम्मीद है।
साल भर के समय के बाद। लेकिन तब तक मैं सोचता हूँ कि एहतियातन हमको इनको रखना ही चाहिए और इनके साथ स्कैन करना पड़ेगा, एरिया स्कैन करना पड़ेगा। मैं तो अभी मन में ये आ रहा था कि हम हर एक पंचायत को आईईडी फ्री पंचायत, ऐसे जब पूरा स्कैन हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आईडी फ्री पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से घोषित करें। तो इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे डंप हैं जो जंगलों में हैं, वो डंप निकाले जाएं। काम बहुत सारा अभी शेष रह गया है। नक्सली आतंक से ये इलाका पीड़ित रहा। अब प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में तो आप पहले भी आंदोलन चलाए थे, पर अभी फिर से ये बड़ी संख्या में लोग मुख्य धारा में लेने के लिए आप खुद ही कालीन बिछा के लेके आ रहे हैं। तो इनके रहने सहने के संदर्भ में कोई व्यवस्था कर रहे हैं? इनके लिए भी आवास की कोई योजना है? हाँ जी ज़रूर। दो बातें अलग अलग हैं। एक तो भाजपा की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार बनने से पहले मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है फलनवा सरकार, ऐसा एक बड़ा आंदोलन चला था। पार्टी ने उसका दायित्व मुझे ही दिया था और उस समय हम लोगों ने आकलन किया था कि लगभग 18 लाख लोगों के आवास रुक गए हैं। तब एक आंदोलन बड़ा हुआ था और विधानसभा का घेराव किया गया था और उसमें यह निर्णय हुआ था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा और उसमें ये 18 लाख आवास आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा। दस्तावेज है, प्रमाण है इस बात कि वही हुआ। भाजपा की सरकार बनी, पहले कैबिनेट की बैठक हुई 14 दिसंबर 2023 को और उस कैबिनेट की बैठक में पहला प्रस्ताव है कि 18 लाख आवास जनता को दिए जाएंगे। 18 लाख में ये बेचारे नक्सली तो नहीं रहे होंगे? ये नहीं थे, निसंदेह ये नहीं थे। कारण ये है कि यहाँ सर्वे भी नहीं हुआ था और ये सर्वे में थे भी नहीं जी। 2011 का जो सर्वे सूची बना था, तो दो बातें हमारे सामने थीं कि जो नक्सल प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं और जो पुनर्वासित हैं, इन दोनों के लिए क्या किया जाए। तो केंद्र से बात की। प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है वो 2011 की सर्वे सूची के आधार पर अथवा उसके बाद आवास प्लस की सूची बनी, उस आधार पर मिलता है और कोई तीसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। जिनका नाम इसमें नहीं है उसको प्रधानमंत्री जी भी नहीं दे सकते जी, ये कानून है। तो अब यहाँ के लिए क्या करना था, तो हमने केंद्र में अलग से बात की कि हमको नक्सल पीड़ितों के लिए और पुनर्वासितों के लिए आवास की ज़रूरत है। तो 15,000 आवास हमको पृथक दिए गए, एक स्पेशल पैकेज बना करके कि ये प्रधानमंत्री आवास ही बनेंगे, वैसी ही राशि, वही प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ये 15,000 स्पेशल पैकेज है जी। हाँ, ये केंद्र से हमको मिला और इसके लिए अभी तक हम लोगों ने 4,000 लोगों को लगभग आवास आवंटित भी किया। छत की व्यवस्था आप? हाँ जी जरूर हुआ है। दूसरी बात जो है कि आप काफी खुश होकर, उल्लसित होकर ये बता दें कि ये सारे रास्ते खुलवा दिए, अब कहीं पे भी नक्सली नहीं है। पर रास्ते खुलवा दिए, पर रास्ते होंगे तब तो लोग जाएंगे भाई। इन पे तो 20 साल 30 साल 40 साल से कोई गया नहीं है, तो जहां पर लोग जाते हैं वहां पे 4-5 साल में सड़क नहीं रहती, तो यहाँ पे सड़क के नाम पे बचा क्या होगा? तो आपने खुलवा तो दिया है, पर जाना कहाँ है? जी सड़कों का बड़ा मसला है और बस्तर में तो ऐसी भी सड़कें हैं जिस सड़क को कहते हैं कि इसको पानी से नहीं जवानों की खून से सींचा है जी। इतनी भी कहने वाली सड़कें हैं। गंगलूर जाने वाली जो सड़क है, हमको अच्छे से ध्यान है। ऐसी अनेक सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री PMGSY के फेस 1 की सड़क है, 2006, 5, 7 में स्वीकृत हुए, अभी पूर्ण हुए जी। अभी जाकर पूर्ण, और बल्क में ये सड़कें अभी यहाँ पर बनी हैं, पूर्ण हुई हैं। इतना ही नहीं, मतलब मैं आपसे आप बात कर रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 5 राष्ट्रीय पर्व आए हैं जी। प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व में दर्जनों की संख्या में ऐसे गांव थे जो आज़ादी के बाद पहली बार जहां तिरंगा फहरा है जी। तो वह गांव भी हैं जिसमें बच्चे दौड़कर झूमकर पूरे गांव वाले मिलकर के भारत का तिरंगा फहरा रहे हैं, भारत के संविधान की शपथ ले रहे हैं। यह भी हुआ है। सड़कों को बनाने का भी काम अभी हमारे यहाँ हुआ है। विशेष रूप से माड़ क्षेत्र में नए सड़कें, BRO कुछ सड़क बना रहा है, हमारे PWD के विभाग से भी सड़कें बन रही हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी सड़कें बन रही हैं। ये सड़कें 20-20 साल तक नहीं बन पाई थी, वो बन रही हैं। अब इसमें यह भी ध्यान में आता है कि बीजापुर में जब अभी विषय आया तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सड़कों के नाम पर कागज में ही बना दिए और पैसे निकाल दिए। तो एक विषय और हमारी बातचीत में है, इन 2 साल में आप लगभग हर मंच से, हर मौके पर बताना नहीं भूलते, नियत नीलानार। तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगी कि अभी उसे चलाना है? नहीं, वो योजना तो अभी चलना है और नियत नीलानार
गोंडी शब्द है और उसका अर्थ है आपका अच्छा गांव। जी और इसलिए क्योंकि कभी एक समय था जब हमारे कैंप जब खुलने वाले होते थे तो प्रायोजित ढंग से नक्सली गांव वालों से इसका विरोध करवाते थे, परंतु जब नियत निलानार योजना लागू हुई तो कैंप के आसपास 5 किलोमीटर पहले लिया गया, जितने भी गांव उसमें आते थे उन सारे ही गांवों में 29 किस्म की योजनाओं को सैचुरेशन के लिमिट तक लागू करने की कोशिश की गई। हर एक हमारा कैंप है, वहाँ पर राशन की दुकान, वहाँ पर फर्स्ट एड के लिए सुविधाएं, वहाँ पर आंगनबाड़ी प्रारंभ करना, ये सारा हमारा कैंप विकास का कैंप बन गया। सुरक्षा के कैंप से आगे बढ़कर ये विकास का कैंप बन गया। और फिर गांव वालों ने मांग शुरू की कि हमारे यहाँ कैंप खुलना चाहिए। फिर मांग शुरू हो गई। मेरे पास आवेदन उस बात के हैं जिसमें गांव वालों ने मांग किया कि हमारे यहाँ कैंप खुल जाना चाहिए। तो यह भी एक बहुत बड़ी घटना रही है। नियत निलानार एक वो कन्वर्जेंस है सारी योजनाओं का और स्वयं एक योजना के रूप में काम कर रही है, जिसमें अनेक गाँव को क्लस्टर के रूप में लेकर के कैंप के आसपास के गाँव को उसमें सारे ही सर्विस के संबंध में या निर्माण के संदर्भ में उस पर काम किया गया है। और अन्य कुछ और योजनाएं हैं, जैसे इलवद पंचायत एक आपको मैंने बताया जी, केंजा नक्सली मनवा माटा, ये भी हमने शुरू किया था। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो पीड़ित थे बस्तर में, ऐसे 55 दिव्यांगों को लेकर दिल्ली गए थे शुरुआत में ही। और वो जो साइवार ये करते रहते हैं, हाँ, उसमें इनको स्पष्टता करने के लिए कि ये आपकी करतूत है भाई, हाँ, और ये आपकी माओवादियों की करतूत है। और 55 लोग तो अभी हमारे साथ आए हैं, जाने कितने जंगलों में और हैं। उनको लेकर दिल्ली गए थे। उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था। उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उन्होंने प्रेस क्लब किया था, वो राष्ट्रपति जी से मिल करके बात किए थे। और उस दिन मैंने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने घर के आंगन में पंडाल लगा करके उन 55 लोगों से मुलाकात की थी, उनके साथ भोजन किया था। और उस दिन मैंने इतने दृढ़ व्यक्तित्व को भी द्रवित होते देखा था। तो बस्तर की उस पीड़ा को समझना, उस पर काम करना, ये बहुत करीब पीड़ा पे तो आपने बात कर ली, एक आशंका पे भी बात कर लेते हैं। कोई लोगों का कहना है कि ये नक्सली वक्सली इसलिए साफ किए जा रहे हैं क्योंकि बस्तर को उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं, अडानी और अंबानी के नाम लिए जा रहे हैं। विजय शर्मा जी के कानों तक भी आती होगी ये आवाज़। मैं यही कहना चाहता हूं इसमें कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा है। जी, मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा है और सरकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं है, उन्होंने बताया है जी। और विशेष रूप से इसमें यह कहना चाहता हूं कि एनएमडीसी काम कर ही रहा है जी। आयरन और है यहाँ पर, जिस पर एनएमडीसी काम दशकों से कर रहा है, वो है ही है काम। अभी सरकार के भाव में लघु वनोपज ही बस्तर के आर्थिक उन्नति का आधार बने, यही सरकार का भाव है। विधायक आप कवर्धा के हैं, गृह मंत्री आप छत्तीसगढ़ के हैं, जिसमें रायपुर में आपकी मौजूदगी दिखनी चाहिए, विधायक होने के नाते कवर्धा में दिखनी चाहिए। तो पिछले 2 साल से देख रहे हैं, भले ही आप दोनों जगह पर दिखते बस्तर में, अब बस्तर में काम था एक्चुअली, और काम भी ऐसा था जो देश का काम था जी। मुझे ध्यान है मेरे ही रिश्तेदार, हाँ, कोई बाहर के अगर हैं या दिल्ली में आप जाएं, किसी पत्रकार से मिलें, किसी से मिलें, तो उनके मन में भाव ये होता था कि जैसे ही हम रायपुर में एरोप्लेन से उतरेंगे तो नक्सली सामने बंदूक लेकर खड़े होंगे। ये उनका परसेप्शन था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। आज वो परसेप्शन बदल रहा है। आज छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट आएगा, आज छत्तीसगढ़ में लोग पर्यटन बढ़ेगा, आज छत्तीसगढ़ में लोग आएंगे। और ये देश की समस्या थी, उसका एक भाग, बड़ा भाग 75% छत्तीसगढ़ में था। इसलिए अगर ईश्वर ने काम करने का अवसर दिया है तो पूरी ताकत, पूरी तन्मयता से अगर ये कर पाए तो जीवन धन्य मानेंगे। इसीलिए मैं लगा रहा। तो जीवन तो आपने धन्य कर लिया अपना विजय भाई। अब आखिरी बिंदु पे आते हैं, आखिरी सवाल। जो नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं उनके संदर्भ में आप पुनर्वास कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसमें पर्याप्त कार्यक्रम भी कर रहे हैं, पर जिनके पुरुषार्थ के संदर्भ में आप लगातार इस बातचीत के अंतर्गत बखान करते रहे, आर्म्ड फोर्स के जवान जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, और साथ साथ बड़ी संख्या में ऐसे परिवार इस इलाके में हैं जिन्होंने नक्सली आतंक के दंश को भोगा है, अपने परिजनों को गंवाया है, उनके संदर्भ में भी कोई योजना है उनके पुरुषार्थ की सराहना के लिए, और जिन्होंने इस पीड़ा को भोगा है उनको इस दंश से उबारने के लिए उस पर भी कुछ काम कर रहे हैं? ये जो पुनर्वास नीति है, ये सिर्फ
नक्सलियों के पुनर्वास का मामला नहीं है, जी नक्सल पीड़ितों के भी पुनर्वास का विषय है। अगर उनको किसी तरह की सहयोग की आवश्यकता है तो वो भी कर रहे हैं। आईडी से जो परेशान हुए हैं उनके इलाज की प्रक्रिया चली है। अन्य जो लोग हैं नक्सल हिंसा से पीड़ित हुए हैं, अब उनको रिहैबिलिट उनके गांव में कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। नक्सल हिंसा से जो पीड़ित हुए हैं उनको सुनवाई के लिए एसपीएस के कार्यालय में पाक्षिक इस का दिन निर्धारित किया हुआ है। एसपीएस ने, वो जाकर अपनी बात रख सकते हैं। आपको यहाँ तक बताऊँ मैं कि अभी हम लोगों ने एक कोशिश शुरू की कि तब 80 के दशक में, 90 के दशक में और फिर 2006 के बाद तो भयंकर हुआ था। उसके बाद से कितने लोगों की हत्याएं गांव-गांव में नक्सलियों ने की हैं। ये मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी संख्या निकल कर आएगी कि जिसकी सीमा नहीं है। इसमें जो एफआईआर दर्ज हो गया था वो तो हो गया था, लेकिन अनेक लोग अब ऐसे आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पिता, हमारे दादा की हत्या कर दिए थे, लेकिन तब हम एफआईआर कराने नहीं आए थे क्योंकि हमको कह दिया गया था एफआईआर कराओगे तुमको भी मारेंगे। अब वो भी लोग आ रहे हैं, तो उनको भी चिन्हांकन कर रहे हैं। चिन्हांकन करके जिनके साथ भी घटनाएं हुई हैं और आज अगर उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं तो उनके सहयोग की भी योजना उसी पुनर्वास नीति में है। तो कुल मिला के हमने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की हुई है भाई। अब ये मौका है छत्तीसगढ़ की जनता से सीधे अपनी बात कहने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस मौके पर, रामनवमी के मौके पर और नक्सली आतंक से मुक्ति की तारीख निकट आने के संदर्भ में कोई मनोभाव ऐसे जो आप सीधे छत्तीसगढ़ की जनता से रूबरू होने जाए। आप हैं और छत्तीसगढ़ की जनता है। बहुत आभार आपका और आपके चैनल का भी, और विशेष रूप से जब ये शुभ अवसर रामनवमी के दिन मुझे मिला है कि मैं छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य जनता से कुछ कह सकूं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ा विषय था नक्सलवाद के समापन का, और आज जब हो रहा है तो कोई भी भ्रम जो समाज में फैलाया जाता है उससे बचने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि अन्य किसी भी तरह का और कोई उपक्रम नहीं है। बस्तर में बस्तर के लघु वनोपज के माध्यम से आर्थिक उन्नति का अभियान सरकार करने वाली है, और भ्रम फैलाने वालों को, हमको युवाओं को विशेष रूप से मैं निवेदन करूंगा कि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज बस्तर में जब बस्तर बदल रहा है तो हम सबको बस्तर के साथ खड़े होकर के बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, आने वाले समय में समूचे छत्तीसगढ़ में उन्नति की नई बयार हो, हम आगे बढ़ें और भ्रम से बच करके, परेशानियों से बच करके, विशेष रूप से युवाओं के बीच में जो विभिन्न तरह के विषय आज चल रहे हैं उनसे बच करके थोड़ा धैर्य मन में धारण करके, युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ विशेष रूप से, थोड़ा धैर्य मन में धारण करके और आगे आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर, रामनवमी के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं सारे ही प्रदेश की जनता को। बहुत आभार आपका। तो ये हमारी बातचीत थी प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी से। एक बड़े मशहूर शायर हुए राहत इंदौरी, उन्होंने कमाल का एक शेर कहा। उन्होंने कहा था कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। उन्होंने कहा था। अमित शाह जी के नेतृत्व में विजय शर्मा जी और विष्णुदेव साय ने ये कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो सकता है, ये सपना तो रहा, पर यह साकार भी हो सकता है, इसकी उम्मीद कम लोगों को थी, पर वो उम्मीद साकार हुई है और इसे साकार करने में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए नहीं, इस उपलब्धि को पाने के लिए भी। उम्मीद करते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ लोग मुख्य धारा में आने के संदर्भ में सपना देख रहे हैं, आप उसे भी साकार करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।